सो हम स्टार्ट करते हैं आगे. दैट इज वी आर डन द प्रोविजन. That is the provision related to what is lease and the types of lease. And we have two types of lease. The two types of lease are operating lease and finance lease. How do you decide operating lease है कि finance lease है? There are 5 conditions. You satisfy any one of them, finance lease, and if you satisfy none of them, operating lease. So thinking is like that. So you satisfy any one of them, it is a case of finance lease, and you satisfy none of them, then it becomes a case of operating lease. That is how you look at it. Now moving on to the still the technical aspect of it. The AS19 defines every term. हमने क्या किया, पहला कंडीशन चेक किया और उसका रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया. अब इसका डीपर अंडरस्टैंडिंग है, वो हम एक एक करते जाएंगे, हर एक टर्म का मीनिंग क्लियर करते जाएंगे. सबसे पहला टर्म है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन इज द लीज टर्म. तो मतलब लीज टर्म क्या है, हाउ डू यू डिफाइन लीज टर्म. अब ये लीज टर्म का डेफिनेशन इसलिए आता है बिकॉज बहुत बार क्या है, मेनी टाइम्स इन प्रैक्टिकल लाइफ, अभी आपका एग्जाम में उतना परेशान नहीं करते इंटर लेवल पे, but it is more of a practical question which is asked at the CA final level. But as far as your inter is concerned, you should know the definition of it, not much technicalities to it. आपके लिए वो सिंपल ही रखा है वो लोग ने. Now what is the meaning of lease term? So everybody will say what's there, nothing. तो लिखा रहेगा ना, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया हुआ था तो उसमें लिखा 3 years, तो 3 year लीज टर्म हो गया. बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कभी कभी एग्रीमेंट जो बनता है, लीज एग्रीमेंट, उसमें लिखा रहता है, द लीज इज फॉर 3 years and can be extended by 2 more years. Can be extended by 2 more years. ऐसा बोला रहता है यहाँ पर 2 more years. सपोज दिस तरह के वर्डिंग्स हैं कि कहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है कि द लीज एग्रीमेंट में लिखा है कि हमारा जो लीज है वो 3 साल का है, बट इसको आगे और 2 साल के लिए हम एक्सटेंड कर सकते, तो कंफ्यूजन आता है कि मैं लीज टर्म कितना साल पकड़ूं, 3 साल पकड़ूं कि 5 साल पकड़ूं. ये डिसाइड करना इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट नहीं है. क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या फर्क पड़ता है, एनीबडी, क्या क्या फर्क पड़ता है भाई. हाँ हाँ, चलो कुछ तो समझदारी की बात कर रहे हैं. क्या बोले आपने, कंडीशंस, कंडीशंस को इफेक्ट करेगा. कौन सा कंडीशन को इफेक्ट करेगा. हाँ, थर्ड कंडीशन है. व्हाट इज कंडीशन नंबर थर्ड, मेजर इकोनॉमिक लाइफ का कंडीशन है. ऑब्वियसली 3 साल पकड़ेगा परसेंटेज अलग आएगा, तुम 5 साल पकड़ोगे तो परसेंटेज अलग आएगा. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग यू शुड हैव. ये अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, 3 साल रहो 5 साल रहो. नहीं भाई, उससे वो तुम जुगाड़ू है कि नहीं जुगाड़ू है उसका फैसला तो उसी के बेसिस पे होगा. इट बिकम्स क्रिटिकल. आर वी क्लियर. अच्छा, फिर और मैंने कुछ सुना, कंडीशन 3 को तो फर्क ही पड़ा, और फोर्थ को भी फर्क पड़ेगा. क्यों, हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकाल रहे हैं. अगर मेरा लीज टर्म 3 साल का है तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी 3 साल का होगा. अगर 5 साल का है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी 5 साल का होगा. इट इज इंपॉर्टेंट. तो अब क्या लेना चाहिए, शुड आई टेक 3 और शुड आई टेक 5. बोलो.
स्टार्ट 3 से करेगा फिर एंड 5 से करेगा, ऐसा डिपेंड नहीं करेगा. इट दे आर सेइंग इट हैज टू बी decided at the inception based on the possibility of what will happen. Possibility of what will happen. Like, for example, for example, या समझो आप आपका जो बिल्डिंग है क्या था, नीलकमल, नीलकमल सोसाइटी था ना. हाँ, तो नीलकमल सोसाइटी है आपका. तो आपका जो नीलकमल सोसाइटी है वो आपने एल को बोला भाई बिल्डिंग बना के दो. एल बोलता है भाई 2 साल में बन जाएगा, टेंशन नहीं. फिर भी आप चार्टेड है, आप कंजर्वेटिव बंदा है, तो आप जाके जिधर से भाड़े पे जगह ले रहा है उसको बोलता है 3 साल के लिए चाहिए भाई. बिल्डर बोलता है 2 साल, बट मैंने देखा है दुनिया में 3 साल तो लग ही जाते हैं. तो आप जाके 3 साल का भाड़े का रेंट करके आया. अब क्या पॉसिबिलिटी है, विल यू बी टेकिंग फॉर 3 years और 5 years? योर चांसेस ऑफ स्टिकिंग टू 3 year इज मोर. क्यों? बिकॉज आपको अपना घर मिलने वाला है. नहीं समझा? अरे यू आर हैविंग अ हाउस, नो, दिस इज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट. समझ में आ रहा है क्या? ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ट्रांजिट है. आप थोड़ी परमानेंट रहने को आए. आपका नीलकमल बन रहा है, जैसे नीलकमल बन गया आप वहां शिफ्ट हो जाओगे, काय को भाड़े पे रहोगे. और वो एल ने बोला है 2 साल, फिर भी अपन कंजर्वेटिव है, अपन ने 3 साल के लिए कर लिया, बड़ा टेंशन नहीं चाहिए. मैं घर नहीं बदलेगा, 3 साल तो रहेगा, आराम से जाएगा बराबर से. घर बन भी गया 2 साल तो मैं इंटीरियर करवाएगा, डेकोर करवाएगा, मस्त रेडी होगा, मूव इन फ्लैट में जाएगा. उधर जाके कट कट नहीं कर. You're a very well planned, organized person, so you plan it that way. So your chances of hitting 3 year is very obvious. नहीं समझा? ऐसे डिसाइड होता है. अब रिवर्स ले लो कि आपने टाटा ग्रुप के साथ टाटा ट्रक लिया है भाड़े पे. अभी टाटा ट्रक लिया है भाड़े पे आपने 3 साल के लिए, बट जैसे ही आपने भाड़े पे लिया ओएनजीसी वाले ने आपके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये ट्रक चाहिए मेरे को 5 साल के लिए. सुन रहे क्या? आप टाटा का टैंकर जो है वो आपने भाड़े पे लिया. कितने में भाड़े पे, कितना साल के लिए आपने टाटा के साथ एग्रीमेंट किया? 3 years. और आपको सामने कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ओएनजीसी के साथ 5 साल का, और ये एक्सटेंडेबल बाय 2 years है. तो आपका लीज टर्म क्या होने का चांस है? 5 साल का है, बिकॉज आपका तो अच्छा खासा धंधा सेट हो गया है. आप गाय को 3 साल बंद करेगा, आप तो 5 साल ही करेगा. समझा? एट इंसेप्शन कैसा डिसाइड होता है वो उसका एग्जाम्पल दिया मैंने. At inception, how it is 3 or 5 decided. This 3 or 5 decided on this basis. I hope you're clear on it. Clear? अच्छा, ये हो गया एक तरीका. दूसरा तरीका सोच लेते हैं. सपोज ये लीज एग्रीमेंट में है, द लीज इज फॉर 3 years. लीज इज फॉर 3 years. Cannot be cancelled. Cannot be cancelled before completion of 1 year. Huh? If cancelled, penalty ₹1,00,000. अब बोलो क्या लेंगे हम मिनिमम लीज टर्म? क्या बोला है? लीज टर्म की लीज एग्रीमेंट कितने साल का बना है, बट क्या लिखा है? कैनॉट बी कैंसिल्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 year. कैंसिल करोगे तो 1,00,000 रुपया पेनल्टी लगेगा. तो आप लीज टर्म क्या लोगे? आप बोलते मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं तो कभी भी चला जाएगा.
मैं तो कभी भी चला जाएगा, मेरे को चांस मिला मैं उड़ जाएगा। तो आप फ्लाइंग ऑपरेटर है तो बोलो 1 ईयर, बिकॉज अब कितना भी उड़ने वाला है 1 साल के पहले तो नहीं उड़ेगा। क्यों? 1 लाख का पेनल्टी है। सो इट इज बोथ वेज। एक्सटेंडेबल है तो आई विल थिंक इज देयर ए चांस ऑफ एक्सटेंडिंग। अगर नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म है तो व्हाट इज द मिनिमम नॉन कैंसिलेबल पीरियड? बोथ वेज यू हैव टू कंसिडर। तो एग्रीमेंट पढ़ना पड़ता है, नॉन कैंसिलेबल का एग्रीमेंट है कि एक्सटेंडेबल का एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से होगा। इसलिए ये डेफिनेशंस ना थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि यस ये समझा जा सकता है, भले अपने को क्वेश्चन में उतना काम नहीं आएगा। क्या लिखा है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड, अपना केस में क्या था? 1 ईयर प्लस फर्दर रिन्यूएबल पीरियड only if reasonably sure at the inception that it will be renewed। सुना? जैसा पहला वाला एग्जांपल था, टाटा मोटर्स ट्रक भाड़े पे लिया, टाटा मोटर बोला मिनिमम 3 साल का, बोलता सर मैं 3 साल का करेगा सर, डोंट वरी। एक्सटेंशन 2 साल का रखो, बोला हाँ रख देंगे। जैसे ही किया ओएनजीसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अपने को 5 साल का, तो मेरा नॉन कैंसिलेबल 3 साल का है एंड एक्सटेंड 2 साल है, बट विल आई एक्सटेंड? यस आई एम श्योर बिकॉज आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उधर क्या लेंगे हम टाटा मोटर के केस में? 5 साल। लेकिन जो मैं उड़ने वाला पंछी हूं और 1 ईयर का कंडीशन है, 3 साल का टर्म है, बट 1 ईयर का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, तो क्या लूंगा मैं? 1 ईयर। रेन्यू का तो कोई चांस ही नहीं। तो आप चेक करोगे, रीड करोगे और डिसाइड करोगे। जैसा मैंने बोला प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, तो इतना टेंशन मत लो, अब सिर्फ वर्डिंग्स क्लियर रख लो। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट, अब ये पढ़ो, देन आई विल गिव यू एग्जांपल्स। क्या लिखा है? MLP for lessee, that is, ये रीड किया है हमने कंडीशन में। MLP बोलने के बाद मैं ऐसा हाथ रख रहा है, ये क्या ऐसा ऐसा क्या? क्विक रेस्पॉन्स चाहिए अपने को एकदम ऐसा। हाँ वो आपके क्या बोलते हैं, टाइम लैग नहीं चाहिए मेरे को। टाइम लैग समझता है ना? ट्यूबलाइट है ना, टाइम लैग लगता है, टिंग टिंग टिंग। बल्ब टिंग, कभी नहीं करते हैं। आप कैसे ऑब्जर्व नहीं करते? ठीक है चलो करो कभी तो। हाँ क्या लिखा है? मिनिमम लीज पेमेंट, हम एक आध दिन के लिए ऐसे पूरे ही पढ़ेंगे हम, फिर कुछ दिन के बोला MLP का है का है, तो बायाट होने तक आप पूरा ही पढ़ो। इज इक्वल टू लीज रेंट, फिक्स लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू GRV बाय लेसी, प्लस if lessee has an option to purchase at substantially lower price at end of the। MLP में क्या क्या आएगा इसके ऊपर डिफाइन किया है AS 19 ने। इसमें से कौन सा पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है? ये हमने देख लिया, और कौन सा पार्ट देख लिया? परचेज प्राइस, if lessee has an option to purchase the asset at a substantially lower price at the end of the lease term। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन पूछेगा, जो लास्ट म्यूजिक क्या है? ऐसा बार बार थोड़ी बोलेगा तुम रोमांटिकली म्यूजिक कर रहे हैं, बीच में कभी भी म्यूजिक नहीं करने का। हाँ चलो सुनिए, जो आपने क्वेश्चन किया वो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है सपोज, वो क्वेश्चन 9 में 3 साल का था, 3 लाख रुपया पर एनम था, ठीक है? अभी समझो उसमें परचेज ऑप्शन भी है, ऐसे एग्जाम्पल जोड़ रहा हूं मैं।
परचेज ऑप्शन भी है 2 लाख रुपए का, एसेट तो 30 लाख का है, 2 लाख में देने को रेडी है 3 साल के एंड में, और क्या चाहिए? अब बता दो मेरे लिए एमएलपी क्या होगा, व्हाट विल बी द एमएलपी इन द केस विच वी डिस्कस्ड इन क्वेश्चन 9? क्वेश्चन 9, परचेज प्राइस 2 लाख रुपए का है, परचेज प्राइस 2 लाख रुपए का है एट एंड ऑफ 3 ईयर। हाँ 30 seconds, लास्ट विल क्लोज डाउन। ओके, काउंटर क्लोज। हाँ बोलिए। मैंने बोला बोलिए तो आवाज एकदम डाउन हो गया, इतना टाइम तो चौ 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 कर रहा था। हाँ बोलिए। हाँ, हाउ मेनी से 11 लाख? ओनली 5 6, अच्छा। और इधर एक, और बाकी तो बॉयकॉट में, उधर 4 5, इधर 4 5, ये आगे वाले लोग गायब हैं। हाँ चलो, और क्या 11 lakhs के अलावा और क्या? 366 बोल रहे हो, 366 बोल रहे हैं लोग। अच्छा, क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू निकाला है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या है पर ईयर का? कैसे पर ईयर का को निकाला? हमने बोला उसमें पर ईयर निकाल, बोला है उसमें। हाँ, एन्युटी फैक्टर बोला है। उधर क्या वर्ड था? अरे वो कंडीशन नंबर 4 में क्या वर्ड था? रेस्पेक्ट वर्ड्स, so many times I'm telling, don't assume, लपड़ेबाजी मत करो। आप कितना खुद का थॉट लगाओगे एक्स्ट्रा तो लपड़े में आ जाओगे। नो प्रॉब्लम इफ he is just an example, everybody can, anybody can would have done that, so don't think I'm telling him, anybody can do that। तो my point is very clear, प्रेजेंट वैल्यू बोला ही नहीं है, लॉजिकल काय को करेगा, सिंपल। ये 2 लाख लिया, हाँ ये सब लोग ने लिया रहेगा 2 लाख, उसमें भी गड़बड़ किया है प्रेजेंट वैल्यू का तो ठीक है, बट मत करना, मैंने बोला भी नहीं। अच्छा, द क्वेश्चन इज लीज रेंट क्या लूं, 1 साल का लूं कि 3 साल का लूं? हाँ, बिकॉज अपन क्या ऐड कर रहे हैं, कभी देने वाले, तो ऑब्वियसली हिसाब किताब पूरा लाइफ का हो रहा है, हिसाब किताब पूरा लाइफ का हो रहा है, ये समझ है। कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, बट आपको समझना चाहिए कि परचेज प्राइस जब मैं जोड़ रहा हूं तो मैं तो पूरा हिस्ट्री निकाल रहा हूं, मेरा इधर से लेके मरने तक क्या टोटल है, दैट्स हाउ यू थिंक। जब हम बोल रहे हैं कि इसका एंड ऑफ लीज टर्म का भी अमाउंट को ऐड कर, तो मैं उधर तक जाने वाला हूं वो 2 लाख को भी ऐड करने के लिए, तो मेरा जर्नी में 3 बरा, 3 बरा, 3 बरा और 2 बरा सब कुछ जोड़ेगा मैं। दैट इज हाउ यू थिंक, आई एम सेइंग दैट टू डेवलप दैट थिंकिंग। स्टूडेंट मिसअंडरस्टैंड एंड जस्ट ऐड 3 lakhs। Why should you not do? Why should you not say? Why
They have not said total lease rent, but it is understood because I am starting the journey now and I am counting up to end of 3 years. So everything I incur up to end of 3 years should be added. That's the logic of that. नहीं समझा आपको? गया समझ में आया क्या? So the correct answer is 11 lakhs. Proper? Confusion? Then the question arises, चलो ये नया टर्म क्या है? Guaranteed residual value or GRV by the lessee. Now what is the meaning of it? Have you heard of this word GRV? No. Now listen. What is guaranteed residual value or GRV by the lessee? अगर अब ये और एक चीज ध्यान रखना, या तो GRV होगा या तो परचेज वैल्यू होगा, दोनों साथ में नहीं पढ़ने का. इसका रीजन मैं बता देता हूं. गारंटीड रेसिड्यू वैल्यू मतलब आप लेसी को बोल रहा है, देख तू मेरा ट्रक 5 साल तो वापर रहा है, लेकिन 5 साल के बाद में ना उसका वैल्यू कम से कम मार्केट में 10 लाख रुपया होना चाहिए. संभाल के वापर. नहीं समझा? तो यू आर टेकिंग ए गारंटी फ्रॉम हिम. मैं बोल रहा हूं मेरा लैपटॉप तू 5 साल में तेरे को भाड़े पे दे रहा है, बट 5 साल के एंड में मुझे लग रहा है इसका मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू 25,000 होगा. मेरे को 25,000 तो चाहिए उसका, तो मेरे को उतना गारंटी तो चाहिए 25,000. तूने इतना खराब कर डाला कि मार्केट में 25 नहीं मिला मेरे को, मैं तेरे से लेगा, मेरा चॉइस रहेगा. तो इफ यू are using my asset in a worst possible manner and it has depleted below the expected fair value, I'll take it from you. लिख के दे. That is the meaning of guaranteed residual value. Very common. ये जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं बड़े कंपनीज के, जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, CFO CEO, जिनको बहुत शौक है बड़ी बड़ी गाड़ियों का, they take it on lease. Everything is on lease. So what the Mercedes does? Mercedes gives it on 3-year lease. बोला 3 साल ले लो लीज में, और 3 साल के बाद नया मॉडल आएगा, नया मॉडल लेके जाओ. तो आप शौकीन है, आपको हर साल 3 साल में गाड़ी बदलनी है. अब नया मॉडल आ गया, नया मॉडल चलाएंगे हम. अब 3-3 साल में तुमको मर्सिडीज चेंज करना है तो तुमको उसका WD भी नहीं पड़ेगा, कि तुम लोग है मर्सिडीज, मालूम पड़ा हो आपको नया मॉडल लिया तो मालूम पड़ा 2 करोड़ का मर्सिडीज है, अब 3 साल के बाद मेरे को चेंज करना है. तो खुद का रहेगा तो वैसे ही 50% डेप्री लग जाएगा, तो करोड़ में बिकेगा, तो आपका आधा 1 करोड़ तो वैसे भी लॉस हो गया. तो आप क्या करते हो? तो मर्सिडीज कम ब्रिंग्स दिस यूनिक स्कीम्स. इट सेज डोंट ओन इट, टेक इट ऑन लीज. 3 साल के बाद क्या करो, तुम गाड़ी दो, नया मॉडल लेके जाओ, लीज रेंट भर देना महीने महीने. अभी आप मर्सिडीज दे रहे हो 2 करोड़ का, तो बोल रहे हैं देख संभाल के वापर. तो क्या बोल रहे हैं, 3 साल के बाद तू जब चाबी लेके आएगा मैं उसका वैल्यूएशन कराऊंगा, और उसका वैल्यू मिनिमम 1.5 करोड़ होना चाहिए, नहीं है तो मैं तेरे से लूंगा. सिंपल. हाँ, तू संभाल के वापरा, 1.5 करोड़ रुपया से ज्यादा मिल रहा है तो शांति, नहीं है तेरे से लूंगा. That is called what? GRV, guaranteed. एसेट दे रहा है. अब ये तो 2 करोड़ का एसेट हो गया. अब मालूम पड़ा स्पाइसजेट इज टेकिंग कार्गो फ्लाइट, कार्गो एरोप्लेन फ्रॉम एयरबस. अब स्पाइसजेट कार्गो फ्लाइट ले रहा है एयरबस से,
तो उसका वैल्यू 400 करोड़ रुपए है, वो तो लीज पे लेगा 10 साल का। तो मतलब तू कार्गो में यूज करेगा 10 साल, 400 करोड़ का मेरा माल है, लीज रेंट पे लिया, तो मैं 10 साल के बाद वैल्यूएशन कराऊंगा, और मुझे इतना वैल्यू चाहिए, मुझे मालूम है वो टाइम पे फेयर वैल्यू क्या होगा। हु गिव्स द फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years एंड ऑल? कौन करता है वो काम? हाँ, इट इज डन बाय एक्चुरियल साइंटिस्ट। जो एक्चुरियल्स का काम करते हैं ना, उनका काम वही है। तो एक्चुरियल्स वाले का काम है कि वैल्यू क्या होगा उसका, तो उनका सर्टिफिकेट रहता है। मर्सिडीज का दादागिरी नहीं रहता है। मर्सिडीज डजंट डिसाइड नहीं नहीं 1.5 करोड़ चाहिए, एक्चुअली बिकॉज जो ले रहा है वो भी बहुत शाना है, वो भी कोई कंपनी का सीईओ है, उसका खुद का पगार 1.5 करोड़ रुपए रहेगा। या अगर वो टाटा का चेयरमैन रहेगा चंद्रशेखरन, तो उसका पगार 250 करोड़ रुपए है, 250 करोड़ उसका पगार है साल का। तो वो भी स्मार्ट ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी 25 रुपया कमा रहा है। 250 करोड़ रुपया कमाने वाला वो भी स्मार्ट रहेगा, तो मर्सिडीज भी स्मार्ट है। तो ऐसा बोलेगा नहीं नहीं इतना चाहिए, तो नहीं, पेपर में चाहिए। कौन देगा? एक्चुअल साइंटिस्ट देगा। सो हिसाब किताब बहुत, सो यू नीड नॉट हैव दैट थॉट इन योर माइंड कि सर मर्सिडीज ने ज्यादा बोल दिया तो। मर्सिडीज का भी दादागिरी नहीं चलता है, ना चंद्रशेखरन साहब का दादागिरी चलता है। वो एक्चुअल साइंटिस्ट न्यूट्रल पार्टी है, वो बताएगा क्या वैल्यू होना चाहिए। हेलो, तो गारंटी लेते हो, सो दैट क्या रीजन है ये गारंटी लेने का? द एसेट इज नॉट misused, it's not misused, it's more of a protective right। प्रोटेक्टिव राइट मतलब मेरा एसेट का मुझे प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। नहीं समझा? तो आई में स्पेसिफाई कंडीशंस कि इसके बियॉन्ड नहीं जाने का, ये बॉर्डर के बाहर नहीं जाने का बोलूंगा मैं, मेरा चॉइस है, क्योंकि एसेट मेरा है एंड उसको प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। सो ये इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव राइट्स। आई होप यू गॉट इनफ एग्जांपल ऑफ दैट। समझ गया ना? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट पार्ट, ये रीड कर लो, सेम है सिर्फ एक चेंज है। रीड कर लो क्या लिखा है। एमएलपी पूरा पढ़ने का, मिनिमम लीज पेमेंट फॉर, वर्ड चेंज हो गया। इसके पहले कौन था? इधर कौन है? हाँ, वो पैसा दे रहा था, इसको पैसा मिलेगा, पर्सपेक्टिव चेंज। हाँ, क्या लिखा है? टोटल लीज रेंट ओवर लीज टर्म, फिक्स लीज रेंट प्लस जीआरबी बाय लेसी और इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी प्लस purchase price if lessee has an option to purchase at a substantially lower price। Is it same? अरे ऑलमोस्ट तो सेम ही है ना। हाँ, एक ही वर्ड नया है। कौन सा वर्ड नया है? इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। सुन रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग? द मीनिंग इज मर्सिडीज वाला जो है वो एक्चुअल साइंटिस्ट ने एकदम कंजर्वेटिव पकड़ के 1.5 करोड़ रुपया बोला है। सुन रहे हैं? बट मेरे पास दूसरा एक कस्टमर हमेशा रहता है, वो बोलता है एक काम करो, जो भी सेकेंड हैंड में आएगा मर्सिडीज मैं लेके जाऊंगा। सुन रहे हैं? अब बोलता कैसे लेके जाएगा? बोलता जितना भी एक्चुअल साइंटिस्ट बोलेगा उसके ऊपर 20 लाख रुपया देने को रेडी है मैं। कितना? 20 लाख उसके ऊपर, जितना भी एक्चुअल साइंटिस्ट का सर्टिफिकेट है प्लस 20 लाख पकड़ो, क्योंकि उसको मालूम है एक्चुअल साइंटिस्ट एकदम कंजर्वेटिवली किया है। तो एज ए लेसर मैं क्या पकड़ेगा? लेसी का जीआरबी पकड़ेगा कि इंडिपेंडेंट पार्टी का पकड़ेगा? विच एवर इज, मेरे तो अपना फायदा देखो।
मैं तो अपना फायदा देखूंगा, इसलिए दोनों ऑप्शन है मेरे पास, जीआरवी ऑफ लेसी और बाय इंडिपेंडेंट पार्टी, विच आई विल पिक अप, विच एवर इज हायर, हायर वाला पिकअप कर, दैट इज वाई लेसर में वो टोन चेंज हो गया। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? फटाफट रिवाइज कराओ, एनी वन ऑफ यू, तीनों टर्म बोलो। ऐसे ही रहता है, मेमोरी टेस्टिंग होगा, लिखाने के बाद पूछना हर बार जरूरी नहीं, थोड़ा मेमोरी टेस्टिंग भी होगा। तीन चीज डिस्कस करे मैंने, लीस्ट टर्म, एमएलपी ऑफ लेसी, एमएलपी ऑफ लेसर, तीनों में से कोई भी आप बता दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है। हाँ, यू कैन डिस्टर्ब योर पार्टनर, नो प्रॉब्लम। एकदम खुश हो गया, पार्टनर को डिस्टर्ब करो, हैप्पी है। हाँ, 1 मिनट है भाई। ओके, काउंटर क्लोज बोलिए, एनी वन ऑफ यू। हाँ बोलो। हाँ, ये बोल रहा है सर, मैं शुरू करता हूँ। हाँ सुनो प्लीज, बराबर बोल रहा है कि नहीं, रॉन्ग है तो आपको बोलना है। ओके, और बोलिए, एनी वन, टू मोर, वन आउट ऑफ थ्री डन, टू मोर लेफ्ट। ओ टाइम पास नहीं करना, ब्रेक नहीं है, फायदा कैसा उठा लेता मालूम भी नहीं पड़ता है। हाँ बोलिए, फायदा उठाने को नहीं बोला, हाँ ये बोल रहा है, मैं बोलता हूँ। नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस रिन्यूएबल पीरियड, if we are reasonably sure that it will be renewed at the inception, inception में भी should be reasonably sure कि हम renew करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट। वो जुगाड़ू लोग, जुगाड़ मैं सीखा तो मेरे साथ ही जुगाड़ करते हैं आप, लपड़ेबाज। जल्दी, जल्दी करो यार, तुम क्या कर रहे हो? चलो ये बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ, हाँ सुनिए प्लीज। विच एवर इज हायर, मैं ऐसे ही बोला, वो लिखने का नहीं रहता है, सब कुछ नहीं लिखने का, मैं कुछ कुछ आप लोग के समझ के लिए बोलता हूँ। हाँ, क्लियर है? चलो लिख दो, राइट डाउन, फटाफट 3 टर्म लिख दो पहला। पार्ट 3 हेडिंग की टर्म्स, पार्ट 3 हेडिंग की टर्म्स, राइट डाउन। नंबर 1, लीज टर्म, नंबर 1, लीज टर्म, देखो,
it is equal to non cancelable period. It is equal to non cancelable period plus further renewable period plus further renewable period. Underline the word further. Further मतलब आगे, further मतलब आगे का renewable period है. ब्रैकेट में लिख के रखो. only if reasonably sure at the inception the period inception period that it will be renewed. Bracket closed. Next, point number 2. MLP for lessee. MLP for lessee equal to lease rent bracket fixed lease rent bracket closed plus guaranteed residual value bracket GRV bracket closed by lessee plus purchase price bracket if the lessee has an option to purchase at a substantially lower price at the end of lease term. Substantially lower price at the end of lease term. Bracket closed. वो लीज रेंट में पेंसिल से अंडरलाइन करो. लीज रेंट के इधर पेंसिल से अंडरलाइन करके लिखो. टोटल लीज रेंट ओवर लीज टर्म. समझ में आ रहा है क्या? टोटल लीज रेंट ओवर लीज टर्म. अपना एग्जाम्पल में था ना 3 लाख इंटू 3 साल. अपना एग्जाम्पल में था 3 लाख इंटू 3 साल. क्लियर? नॉट क्लियर? थर्ड पॉइंट, MLP for lesser is equal to lease rent plus GRV by lessee or by independent third party. Underline the word independent third party. वही नया है, बाकी सब सेम है. वही डिफरेंट है. इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को पेंसिल से अंडरलाइन करके मार्क करके रखो. उतना ही फर्क है दोनों में. कौन दोनों में? लेसी और लेसर में. तो मार्क करके रखो, इजी रहेगा पढ़ने के लिए, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा. क्लियर है? प्लस परचेज प्राइस ब्रैकेट if the lessee has option bracket
if lessee has option to purchase, lessee has option to purchase at a substantially lower price, purchase at substantially lower price at end of lease term, substantially lower price at end of lease term, bracket closed. Clear है इधर तक? or no? Proper? Clear Deliar? All of you? चलो सुनिए अभी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन इज कि बिकॉज इस ये सब टर्म्स मालूम रहेगा तो ही क्वेश्चंस होंगे, ये तो क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा. ये सब टर्म्स एग्जाम में आएंगे. जीआरवी या अभी जो टर्म हम सीखने वाले हैं यूजीआरवी. व्हाट इज यूजीआरवी? यूजीआरवी इज अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू. व्हाट इज यूजीआरवी? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू. What is the meaning of unguaranteed residual value? जैसे मैंने बोला वो मर्सिडीज वाला है, वो एक्चुअरियल्स वाले ने सर्टिफिकेट दिया 1.5 करोड़ का और वो बोल के गया 20 लाख कंफर्म. जो भी एक्चुअरियल वाले का प्राइस है मैं 20 लाख एक्स्ट्रा देने को रेडी. सुन रहे हैं क्या आप? अभी आपका जो बाजू वाला है, सुन लेना केयरफुल, आपका जो ये बाजू वाला नहीं, घर का बाजू वाला, आप बाजू वाला मतलब बाजू वाले को देख रहे हैं. आपका जो घर का नेबर है वो आपको बोल रहा है सर आप जब भी फ्लैट बेचो ना, जो भी आपको ऑफर प्राइस आया ना 10 लाख एक्स्ट्रा तो मेरे को ही बेचना, आप मुझे ही बेचो मैं आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगा, ऐसा आपको बोल के रखा है. आप बोल रहे हैं सर मेरे को नहीं बेचने का है, तो फिर भी अपन दोस्त है, बोलता हाँ. अपन पड़ोसी है, बोलता हाँ. बहुत साल से जानते हैं, बोला हाँ, इसलिए बोला है. आप कभी भी बेचेगा 10 लाख रुपया, जो भी आपको ऑफर आया मुझे बोलना कि XYZ ने इतना ऑफर दिया है, 10 लाख मेरे तरफ से जोड़ देना. सुन रहे हैं? सुन लेना केयरफुल. अब ये जो बोल के गया 10 लाख, रिलायबल बंदा है, ऑनेस्ट बंदा है, और अपने को मालूम है जो बोलता है वो कमिटमेंट है उसका. अब उसका और एक नेबर है आपका, दोनों साइड पे एक एक है. दूसरा वाला आ गया, वो थोड़ा जुगाड़ू टाइप है, वो बोलता कुछ है करता कुछ है, बोलता है तो कभी करता नहीं है, ऐसा फेमस है वो. उसका बिल्डिंग का मेंटेनेंस ही बाकी है, वो भी भरा नहीं पूरा से है. वो आके बोलता है देखो मैंने सुना है, वो आपको आके बोल के गया कि जो भी ऑफर प्राइस आएगा उसमें 10 लाख एक्स्ट्रा देने को रेडी. बोलता हाँ बोला तो है, तो देखो उसके बातों पे मत जाओ, मैं आपको 50 लाख एक्स्ट्रा मैं बैठा हूं. आप बोलते अरे आपने बोल दिया, आप थोड़ा समझो ना बहुत स्मार्ट है, आप बोलते अरे आपका तो मेंटेनेंस भी बाकी है, आपने बोल दिया उसको. बोलता हाँ वो मालूम है छोटा मोटा पेमेंट करने को टाइम ही नहीं रहता है, तो ऐसा 20,000 50,000 लाख रुपया उतना सब टाइम ही नहीं मेरे पास. आप 50 लाख करोड़ का बात करो वो सब मैं देखता हूँ. अपने को मालूम है वैसे ही टाइम पास कर रहा है. तो कानून क्या बोल रहा है AS 19, वो बोल रहा है जो रिलायबल है ना उतना ही लेने का. ऐसे लपड़ेबाज लोग हैं जो बड़े बड़े बात करते करते कुछ नहीं है, उसका बात नहीं सुनने का. तो मतलब जो मर्सिडीज में 20 लाख रुपया बोल रहा है और एक बार नहीं बहुत सालों से और हमारे साथ डील कर रहा है, उसका 20 लाख लेना वर्थ है. बट ऑन एंड ऑफ कोई कस्टमर आ जाता है और बोलता है नहीं नहीं ये गाड़ी आएगा तो बोलो मैं आपको 20 नहीं 50 एक्स्ट्रा देगा. वो लोग का कोई गारंटी नहीं है जब तक पैसा आ नहीं जाता है.
तो उसको आप काउंट नहीं करो। तो AS19 का कंडीशन है कि गारंटीड ले लो, अनगारंटीड पोर्शन जो है मत लो। जैसे अपना केस में एक बाजू वाला 10 लाख बोल रहा है, हमको मालूम है इज बाय कमिटमेंट बाय वर्ड यू विल फुलफिल इट, ट्रैक रिकॉर्ड है उसका सोसाइटी में। दूसरा है लफड़ेबाज है, पता ही नहीं पैसा देगा नहीं देगा, बातें कुछ करता है करता कुछ नहीं है। तो उसका भले वो 50 लाख बोल रहा है, मैं 50 नहीं पकड़ूंगा, 10 ही पकड़ूंगा। हाउ मच इज अनगारंटीड? 40 लाख। 40 लाख इज अनगारंटीड, वो मैं नहीं लूंगा। कब लूंगा? जब एक्चुअली होगा। बट वो हमको आज नहीं सोचना है। आज क्या लेना है? गारंटीड, नॉट टू टेक अनगारंटीड। सिंपलेस्ट। क्लैरिटी? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हाउ डू यू फाइंड अनगारंटीड अमाउंट? टोटल अमाउंट माइनस द गारंटीड अमाउंट। सो टोटल आपको जो एक्सपेक्टेड है माइनस आप जीआरवी कर दो तो आपको यूजीआरवी मिले। What is the maximum you will get? 50 lakhs. How much is guaranteed? 10 lakhs. So UGRB becomes 40 lakhs. उसको कंसिडर नहीं करना है एमएलपी करते वक्त। नंबर 1। नंबर 2, you should not consider contingent rents. What should not be done? What is the meaning of contingent rent? Contingent rent is a rent on emergencies, unforeseen circumstances, स्पेशल रेंट। कभी हुआ ऐसा स्पेशल रेंट का केस? ना है ना आपने? अब तो कोविड में बहुत मजा किया आपने। कैसा मजा किया? बिना एग्जाम पास हो गया और बिना एग्जाम 99 आउट ऑफ 100 आ गया। बहुत लोग को आ गया था ना। आप कुछ तो एग्जाम लिखा रहेगा ना कोविड में। उतना भी छोटा नहीं था आप इतना कि ये कोविड में एग्जाम ही नहीं लिखना। कोई तो एग्जाम लिखा रहेगा। कौन सा स्टैंडर्ड में था? 6-7 में रहेगा ना। हाँ ठीक है, 8 में था। अभी बेचारा वो 6 बोल रहा है, उसको छोटा बताने के लिए अब बोलता 8 में था। जो भी था 7-8 जो भी था, वो स्टैंडर्ड में तो फर्स्ट रैंक आया रहेगा सबको, बिकॉज सब लोग 100 आउट ऑफ 100 था। सब लोग एक दूसरे को देख के ही लिखता था कि नहीं? अच्छा आप सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है जाने। अच्छा आई फॉरगॉट यू, तो यू आर सो इनोसेंट है। यस। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में तकलीफ हो गया बिकॉज रिकॉर्ड था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई बीकॉम एग्जाम में आज तक किसी को भी 90% प्लस नहीं आया था, और वो साल का रिकॉर्ड था 99.99%। टॉपर नहीं था वो। तो एनीवे क्या बोलते हैं, अपना मार्कशीट में तो अपने को तो शर्म भी आ गई दिखाने को कि 99.99% बीकॉम। अरे सो एनीवे दैट वाज अ टॉपर। क्यों? क्योंकि पूरा पेपर ही एमसीक्यू था, और एमसीक्यू सॉल्व कैसे हुआ? व्हाट्सएप पे और ऑनलाइन। तो वैसा था हालत। तो एनीवे द पॉइंट ऑफ सेइंग इज नॉट योर मार्क्स, सॉरी नॉट योर मार्क्स में बीकॉम का मार्क्स। आप तो देवी देवता है, मैं भूल जाता। आई एम नॉट सो यूज टू लिविंग इन सच अ हेवन, ओ माय गॉड। So nice. You get paid for living in heaven. Chalo, good. Very nice. Chalo, anyway, God bless you. Keep the heaven at home also. So next time when there is a parents meeting, I'll do mention. Your children are so smart, they create heaven everywhere. So I hope there's a lot of heavenly feeling at home also. तो मैं जरूर मेंशन जरूर करूंगा मैं। So वो क्या बोल रहे हैं कि now what happened in COVID time? जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज थे, लाइक मॉल में प्रॉपर्टीज थे, तो वो सब जगह भाड़े पे थे, एंड दे वर ऑल वेरी एक्सपेंसिव रेंट। लाख लाख रुपया रेंट रहता है
ये आपका जो विवियाना मॉल एंड all those stuff wherever you visit, yeah, our city mall, Ghatkopar and all, every shop will have a rent of not less than 1 lakh 2 lakhs per month. That's quite expensive. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जब कोविड जैसा सिचुएशन आ गया तो बहुत लोग ने क्या बोला, दुकान ही बंद हो गया तो हम 1 लाख 2 लाख रुपए रेंट कहाँ से देंगे आपको, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी लैंडलॉर्ड थे, व्हाट दे सेड, एक काम करो, आप पूरा रेंट तो नहीं दे सकते, हम समझते हैं आपके पास पैसे नहीं है, आपके बिजनेसेस नहीं हो रहे, बट हमारा शॉप का जितना मेंटेनेंस आता है उतना भर दो। दुकान सोसाइटी में है, बिल्डिंग में है, तो मेंटेनेंस तो आएगा ना। बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स तो ले ही रहा था, एमएससीबी वाला उतना इलेक्ट्रिक का पैसा ले ही रहा था, वो लोग कहाँ छोड़ रहे थे, प्रॉपर्टी टैक्स भी ले रहे थे, मेंटेनेंस भी, क्या बोलते, इलेक्ट्रिक का पैसा भी ले रहे थे, वो जो है नॉर्मल सीवरेज गार्बेज ऑल दो स्टफ तो दे वर चार्जिंग ओनली। तो बहुत सारा लैंडलॉर्ड ने बोला एक काम करो, हमारा जो शॉप है उसका रेंट 1 लाख रुपया है, हम जानते हैं आप उतना बिजनेस जनरेट नहीं कर रहे हो या आपका बिजनेस ही जनरेट नहीं हो रहा है, बट हमारा महीने का मेंटेनेंस 20,000 रुपया है, अब उतना भर दो। ठीक है, हम कर देते हैं। दैट इज कंटीजेंट रेंट। Now that contingent rent should not be considered. Why contingent rent should not be considered? It is an exceptional feature. That is not regular feature. Exceptional feature है, तो उसको कंसिडर नहीं करना। तो आप रीड कर लो तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। क्या लिखा है देखो, इसका एक एग्जाम्पल इधर लिखा है और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। क्या लिखा है, सबसे पहला इधर, कंटीजेंट रेंट of lease payment that is not fixed but is based on factors other than passage of time, percentage of sales. That is one example. Another जो हमने पढ़ा अभी क्या था, unguaranteed residual value. What is that? UGRV. कैसा निकालेंगे, expected residual value minus GRV। आपका टोटल एक्सपेक्टेशन 50 लाख था, उसमें से हमको गारंटीड 10 लाख है, तो 40 लाख रुपया क्या हो गया, यूजीआर। ठीक है, अभी एक एग्जांपल मैंने आपको कोविड का दिया, दूसरा एग्जांपल ये जो लिखा है परसेंटेज ऑफ सेल्स। व्हाट इज द मीनिंग, वो मीनिंग ऐसा है कि जब भी मैं शॉप ले रहा हूं, लाइक फॉर एग्जांपल योर, आपका शॉप है, समझो ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपका बड़ा शॉप है, 1000 स्क्वायर फीट का शॉप है जिसका रेंट 3 लाख रुपए है। तो नाइकी सेज विल सेट अप अ शोरूम हियर, यू से अरे वाओ कर दो भाई, खुशी है मेरे को, तो बोलता 5 साल के लिए करेंगे, यू आर सेइंग हैप्पी आई एम, महीने का 3 लाख रेंट मिलेगा मेरे को, साल का 36 लैक्स हो गया, 5 साल का 1,80,000 रुपया हो गया, 80 लाख रुपया हो गया, तो वेरी नाइस। बोला आओ आओ, नहीं कि बोले एक कंडीशन है मेरा, बोलते क्या, बोलते देखो मैं दुकान तो सेट करूंगा बट आपको मालूम है कि इसका पब्लिसिटी होके लोग आने में टाइम लगेगा, 6 महीना लगेगा। तो यूएस कंपनी है, वो तो जितना होएगा उतना कस लेगा वो। तो आप बोलते हाँ सही बात है, तो बोलते एक काम करो, पहला 6 महीने का रेंट जो है ना, दैट यू टेक इट एज अ परसेंटेज ऑफ माई सेल्स। मेरा सेल ज्यादा होगा ज्यादा रेंट मिलेगा, कम होगा कम रेंट मिलेगा, बट 6 महीने के लिए मेरे को बेनिफिट चाहिए। फर्स्ट 6 मंथ्स, तो क्या होगा, पहला 6 महीना, पहला महीना तो सेल ही नहीं हुआ, तो हमारा रेंट होगा 0, तो ना दूसरा महीना मालूम पड़ा 10 लाख का सेल हो गया, लाख रुपए। तीसरा महीना मालूम पड़ा 15 लाख का सेल हुआ, 1.5 लाख रुपए। ऐसा मेरा 6 महीने तक चलेगा। व्हाट माय पॉइंट, बट यू में, तुम भी बिजनेसमैन है, तुम भी चार्टर्ड है, तुम बोल रहे साहब इतना अन्याय मत करो, एक काम करो आप मिनिमम 50,000 तो दे ही दो। आपको लग रहा है अरे सेल ही नहीं हुआ इसका, तो मेरे को मेंटेनेंस मेरा जेब से भरना पड़ेगा।
आपको भी थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ता है ना। आप बोल रहे हैं मेंटेनेंस जेब से कहाँ से भरेगा? दुकान नहीं की चला रहे, भाड़ा में भर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप उसको बोले एक काम करो साहब, 50,000 रुपया तो मिनिमम दे दो, भले ही 3 लाख है, 6 महीने के लिए आप 50-50-50-50 करके दो, प्लस जो परसेंटेज ऑफ सेल होगा। तो नाइकी से दैट्स रीजनेबल। तो 50 प्लस परसेंटेज ऑफ सेल। तो जो फिक्स्ड अमाउंट है वो आप पकड़ोगे, बट जो फ्लक्चुएटिंग अमाउंट है वो आप कंसिडर नहीं करोगे। इसलिए ऊपर क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन एमएलपी। नॉट इंक्लूडेड इन एमएलपी क्या? कंटीजेंट रेंट। कौन सा पार्ट? पोर्शन ऑफ लीज रेंट दैट इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है, उसको कंसिडर नहीं कर। और जैसा मैंने बोला एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गया एंड आप एकदम ऐसा लो रेंट कर दिया, वो सब गिनती में नहीं है। क्लैरिटी? हेलो? टेक्निकल है बट है 19 में, दूसरा चॉइस नहीं है, आपको नए नए वर्ड सीखना ही पड़ेगा। अभी आप एग्जाम्पल दो, मैं नहीं देने वाला हूं, थोड़ा आप भी खोपड़ी लगाओ। क्या लिखा है? अभी आप मीनिंग बता दो। इजी है बट आई वांट आंसर फ्रॉम यू। हाँ, ये बोल रहे हैं सर मेरे पास एग्जाम्पल है। वो बोल रहा है जिसको भी हम लीज पे देते हैं उन लोग से कुछ तो डिपॉजिट लेते हैं हम। सर लेते हैं क्या? ऑब्वियसली, जगह हमारा है, और मालूम पड़ा 1-2 महीने में भाग गया, रेंट नहीं दिया, तो हम उतना कट कर देंगे, या जगह को डैमेज कर दिया उतना पैसा लेंगे हम। तो उसको एमएलपी में लेने का कि नहीं लेने का? क्यों नहीं लेने का? रिफंडेबल है, वापस देना है, तो काय को लेगा? क्लियर? हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। आप अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, expenses of lessee paid by lessor and subsequently reimbursed by the lessee। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए। हाँ, वो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, एक मेरे रूम का, आप रूम का ओनर है। हाँ, कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं। उल्टा, ऐसा उल्टा एग्जाम्पल नहीं समझता हम, आपको एग्जाम्पल चेंज करके बोलना पड़ेगा, ऐसा उल्टा कर दो वो सब समझता नहीं मेरे को। मेरे को डिफिकल्ट चीज नहीं समझते, इजी इजी चीज समझता है। आप खुद ही बोलो रिवर्स कर दो, वो सब नहीं समझता। हाँ, इसको इसका एग्जाम्पल हो गया ना, अभी सबको चांस मिल गया। हाँ, हाँ, आप रहते हैं। हाँ, अच्छा वापस उल्टा ठीक है, रिवर्स कर लो आप, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने बोला मेरे को रिवर्स करने मत बोलो, आप रिवर्स करिए। हाँ, बाकी लोग उसको क्यों रुका है वो रिवर्स करने के लिए? आप अपना एग्जाम्पल सोचो ना, सब लोग देख रहा है रिवर्स कर अरे क्यों भाई, उसको क्यों परेशान कर रहे हो, वो खुद तो ले आ। हाँ चलो, शी इज सेइंग सम आंसर। बोल रहा है शी इज सेइंग कि जो टेनेंट है, जो जगह में रहता है, वो बोला फर्नीचर बना के दो, या फर्नीचर बना के दो, तो इसने कारपेंटर लाया, फर्नीचर बना के दिया 10,000 का, बाद में पैसा उससे ले लिया। बोलो, तो किसका नुकसान है क्या यहाँ पर? नहीं,
लेसर का कोई नुकसान है? उसको तो पैसे वापस मिल गए। लेसी का कोई नुकसान है? क्यों? फर्नीचर लेके जाएगा वो, हमको क्या करना है? तो ये सब किसके पार्ट नहीं होंगे? एमएलपी में नहीं कंसिडर। ऑब्वियस ना, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द रेगुलर पेमेंट, ये ऑन ऑफ पेमेंट है। क्लियर? देख लो। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ये सब एमसीक्यूज में आएगा, पेंसिल से मार्क कर लेना, एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। दिस इज मेनली एमसीक्यूज, एमसीक्यू में काम आएगा। राइट ऑन। द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड, पॉइंट नंबर 4, द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड in MLP. The following are not included in MLP. Underline next line. Sub point A. Contingent rent. Contingent rent. Underline. Write in the next line. It is the portion of lease payment. It is the portion of lease payment that is not a fixed amount. That is not a fixed amount. Is not a fixed amount, but is based on factors. But is based on factors other than passage of time. Based on factors other than passage of time. Example. Example. Lease rent as a percentage of sales. Lease rent as a percentage of sale. Next, subpoint B. Refundable deposits. Refundable deposit. Subpoint C. Expenses of lessee. Expenses of lessee, comma, paid by lessor. Paid by lessor and subsequently to be reimbursed. Subsequently to be reimbursed by lessee. Subsequently to be reimbursed by lessee. Next, subpoint D. Unguaranteed residual value. Unguaranteed residual value, bracket UGRV. Unguaranteed residual value, bracket UGRV. Underline next line. UGRV is equal to expected residual value. GRV is equal to expected residual value minus GRV. पेंसिल से लिख के रखो। तो अपना एग्जाम्पल का अमाउंट 50 लाख माइनस 10 लाख, 40 लाख। मर्सिडीज का एग्जाम्पल लिख के रखो तो ही याद रहेगा। मर्सिडीज का एग्जाम्पल याद रखो, मर्सिडीज का एग्जाम्पल याद रखो। क्लियर ऑन इट? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 देखो, GRV। पॉइंट नंबर 5 हेडिंग GRV। For lessee, for the lessee,
for the lessee, it is that part of residual value. For the lessee, it is that part of residual value which is guaranteed to be paid, guaranteed to be paid to the lessor, be paid to the lessor at the end of the lease term, be paid to the lessor at the end of the lease term. जरा पेंसिल से लिख के रखो, मर्सिडीज एक्चुरियल साइंटिस्ट ने वैल्यू दिया, मर्सिडीज एक्चुरियल साइंटिस्ट ने वैल्यू दिया। तो बहुत लोगों को लगता है जीआरबी देता कौन है, वो कहाँ मेंशन नहीं है, बट उसका एक एग्जाम्पल इज दैट एक्चुरियल साइंटिस्ट। ये एक्चुरियल साइंटिस्ट जो लोग हैं वो लोग करते हैं। एक्चुरियल साइंटिस्ट वाला साइंस फील्ड का नहीं है, तो आपको लगेगा साइंटिस्ट लोग हैं भाई, कॉमर्स वाला है, फाइनेंस वाला है, फाइनेंस का हाई एक्सपर्ट है वो, तो आपको लगेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन, सेम पॉइंट, नेक्स्ट लाइन, फॉर द लेसर, अंडरलाइन द वर्ड, फॉर द लेसर, ऊपर अंडरलाइन कर लो फॉर द लेसी, नीचे अंडरलाइन कर लो फॉर द लेसर। फॉर द लेसर, it is that part of the residual value. For the lessor, it is that part, it is that part of the residual value which is guaranteed to be paid, which is guaranteed to be paid, by the lessee, be paid by the lessee or by an independent third party, or by an independent third party, the lessor, independent third party to the lesser. Are you clear on it? Clear or no? अच्छा, ये एग्रीमेंट सब बनाएगा तो कुछ खर्चा होएगा क्या? हाँ, क्या खर्चा होता है? लॉयर का फीस होएगा, एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग चार्जेस होंगे, और क्या होंगे? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एग्रीमेंट का, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, सुना है कि नहीं? ऑल दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, आईडीसी बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं हम? आईडीसी। क्या वर्ड है? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, जैसा हमने एग्जांपल लिखा। और 11th स्टैंडर्ड में इसको क्या बोलता था मालूम है? 11th स्टैंडर्ड में, 11वीं में, इस तरह का खर्चा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्या बोलते थे? कितना जन ने वर्ड सुना है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस? हाँ, फाउंडेशन में भी सुना है। कौन सा चैप्टर में सुना है? ओ वाला चैप्टर जो स्प्रिंग सीजन में आता था और रेनी सीजन में जाता था। कौन सा चैप्टर? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेवेन्यू करके एक चैप्टर था, लिख लो, राइट ऑन। पॉइंट नंबर 6, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ब्रैकेट आईडीसी, ये शॉर्ट फॉर्म कभी कभी यूज करते हैं लोग, आईडीसी, राइट ऑन। It is the directly attributable cost, it is the directly attributable cost, is the directly attributable cost which are incurred
at the time of, which are incurred at the time of acquiring the asset, incurred at the time of acquiring the asset under lease, acquiring the asset under lease, full stop. Example, legal fees, registration charges, legal fees, registration charges, commission, etc. Commission, etc. Clear or not? क्लियर है सबको? गॉट इट? अब ये जो एग्जाम्पल में ना, ये जो एग्जाम्पल में इंटरेस्ट रेट था, ये इंटरेस्ट रेट कैसा डिसाइड होता है? अपना क्वेश्चन 9 में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था 15%। ये जो क्वेश्चन किया उसका ही है। ये 15% इंटरेस्ट रेट डिसाइड कैसे होता है? हाउ डू यू डिसाइड? ऐसा क्वेश्चन है। Whatever I am asking is within the purview of the AS, nothing extra I ask. आपके हिसाब से 15% डिसाइड कैसे होता है? हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से होता है। ही सेइंग सर इन्फ्लेशन के हिसाब से होगा। हाउ मेनी एग्री विथ हिम? 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी से रॉन्ग है? एक दो जन ना बोल रहे हैं, उधर पीछे ना बोल रहे हैं। क्यों इन्फ्लेशन रॉन्ग है? हाँ, ये कुछ रीजन दे रहे हैं। ये बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह देखेंगे हम। अगर मैं ये डील में नहीं करता हूं, दूसरा किधर पैसा रखता हूं, तो कितना पैसा मिल जाता था मेरे को। हम नहीं एग्री विथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेजॉरिटी लोग हैं। और किसको कुछ ऑब्जेक्शन? एनीवे, सबसे पहला इतना समझ के चलिए, जो आपका इंटरेस्ट है, इट इज ऑलवेज व्हाट? व्हाई इज द इंटरेस्ट रेट इन Japan is 2%. For Japan 2% is still high, because Japan was almost at 0%. तो क्यों जापान में 2.2% और इंडिया में रफली 15% है? या आरबीआई क्या बोल रहे हैं, हम बैंक में रखने जाएंगे तो 6-7% है? क्यों? हाँ, इन्फ्लेशन। तो आप बोलते हैं जापान में इन्फ्लेशन नहीं है। हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि मार्केट में पब्लिक इन्वेस्ट करे, तो इंडिया में जाता है इन्वेस्ट न करे। नहीं, इंटरेस्ट, या इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ा ही है, यू आर एक्सपर्ट। बट टेक्निकली कमर्शियल सेंस में हम देखेंगे तो इंटरेस्ट इज एडिशन ऑफ टू थिंग्स। वन इन्फ्लेशन, अदर इज रिस्क। इट इज रिस्क प्लस इन्फ्लेशन। रिस्क कितना है? एंड जो भी देश में रिस्क ज्यादा होगा तो उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तो देश का इन्फ्लेशन प्लस रिस्क दोनों को ऐड करते हैं लोग। दैट इज द इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला। इसलिए मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज जो है उसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम रहता है, इन्फ्लेशन मार्जिनल रहता है। अभी तक, नाउ तो इट इज नो मोर, बट अभी तक यूएस was supposed to be the most safest country of all as far as finance is concerned. As far as finance is concerned, US का financial world was the most safest. That is why
जो कंट्रीज है ना, दे यूज टू कीप देयर मनी इन यूएस ट्रेजरी। मतलब कोई भी देश को एक्स्ट्रा पैसा रखना था, so they used to buy the US treasury bonds, बिकॉज उनको लगता था वो सबसे सेफेस्ट मार्केट है, हमको जब भी पैसा चाहिए हम यूएस ट्रेजरी का हमेशा डिमांड रहता है, आप बेचो आपको पैसा आ जाएगा। ऑफ कोर्स नाउ द इक्वेशंस आर चेंजिंग एंड इट्स नॉट दैट वेरी ग्रेट, बट फॉर एज फार एज यू आर कंसर्न यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट वे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यूएस ट्रेजरी जो है, अगर दुबई के पास मालूम पड़ा 1 बिलियन डॉलर है, तो क्या करेगा? दे विल बाय यूएस ट्रेजरी फॉर $1 बिलियन। मतलब दे विल इन्वेस्ट रफली 9,000 करोड़ इन बाइंग द यूएस ट्रेजरी। इसलिए मतलब आप देखोगे बैलेंस शीट ऑफ द वर्ल्ड, देन सबसे बड़ा दुनिया का डेटर कौन है मालूम है? यूएस। यूएस सबसे बड़ा डेटर है सबका। किसको भी पैसा लेना है तो यूएस से पैसा लेना है। तो सब लोग ज्यादा डरते हैं कि यूएस अगर बैंकरप्सी में आ गया तो वो तो डूबेगा, सबको साथ में लेके डूबेगा, बिकॉज सभी को पैसा लेना है, बिकॉज एवरीबडी हैज पुट इन मनी इन द यूएस ट्रेजरी। आर यू लिसनिंग? व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। वन, क्योंकि ये जो हम पढ़ेंगे ना और एक जगह पढ़ेंगे, AS16 बोरोइंग कॉस्ट में भी आएगा, इसलिए मैं इसका थोड़ा डिटेल अभी बोल रहा हूं। तो इंटरेस्ट जो 15% है, उधर भी हमने डिस्कस किया था कुछ लोगों के साथ। तो इंटरेस्ट इज टोटल ऑफ टू थिंग्स। इंटरेस्ट इज टोटल ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर द टू थिंग्स? इन्फ्लेशन एंड रिस्क। मतलब ये जो 15% डिसाइड हो रहा है ना, वो कौन डिसाइड करता है सबसे पहला? हु विल डिसाइड? लेसर और लेसी? बोलो। गुड, गुड थिंकिंग। लेसर। क्यों? किसके लिए रिस्क ज्यादा है? क्यों लेसर के लिए रिस्क ज्यादा है? उसका तो एसेट लगा हुआ है, उसके पैसे लगे हुए हैं। टाटा मोटर अगर ट्रक तुमको भाड़े पे दे रहा है, तो टाटा मोटर बोलेगा वो ट्रक का भाव 50 लाख रुपया है, तू तो 50 लाख लगाया नहीं है, तू 50 लाख का गाड़ी लेके घूम रहा है। मर्सिडीज बोलता तू मेरा 2 करोड़ का गाड़ी लेके घूम रहा है, और तू भले ही मेरे को महीने का 5 लाख रुपया रेंट दे रहा है, वो अलग बात है, बट मेरा 2 करोड़ का माल लेके घूम रहा है तू। तो लेसर इज ऑलवेज कैलकुलेटिंग द रिस्क। हाँ, डिस्कशन इधर। सो लेसर इज ऑलवेज कैलकुलेटिंग द रिस्क, हमेशा कैलकुलेट करेगा। तो वो क्या चाहेगा कि मुझे मेरा इन्फ्लेशन प्लस रिस्क ये दोनों कवर्ड चाहिए। उसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में उसका एक वर्ड है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज IRR, that is called as internal rate of return. Internal rate of return, where my costs and my earnings both meet, it's equal. मतलब आई विल एंश्योर कि इतना परसेंट में माई रिस्क, दैट इज अमाउंट आई स्पेंड, इज माई रिस्क। मैंने जो पैसा लगाया वो क्या है? मेरा। और जो मुझे मिल रहा है वो क्या है? रिवॉर्ड। दोनों इक्वल होना चाहिए। जो टके पे इक्वल होगा वो मेरा IRR है। तो बोले वो कैसा मिलेगा? वो पहला कैलकुलेट करेगा, 10% में हो रहा है? नहीं। 11 में हो रहा है? नहीं। 12 में हो रहा है? नहीं। 13 में हो रहा है? नहीं। 14 में क्लोज आ गया, 15 में इक्वल हो गया, तो 15% इज IRR। नहीं समझा? या फाइनेंस में सीखोगे, FM में सीखोगे, पेपर 6A में, बट लीज में है तो हमको यहाँ डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो मेरा रिस्क यहाँ है, रिवॉर्ड यहाँ है। तो मैं जैसा जैसा परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाते जाएगा, क्या बढ़ते जाएगा मेरा? हाँ, समझ में आ रहा है। स्मार्ट है, पैसे के मामले में स्मार्ट है तो है।
हाँ तो बहुत पैसा कमा हो गया। हाँ तो सो क्या कर रहा हूं, मेरा रिटर्न इंटरेस्ट रेट क्या कर रहा हूं, तो क्या होगा, मेरा रिवॉर्ड बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। एट वन पॉइंट दैट विल बी इक्वल, एंड द पॉइंट एट विच इट इज इक्वल इज कॉल्ड एज माई IRR। इसलिए हमारा एक ही क्वेश्चन है ये चैप्टर में जहां पर IRR ढूंढना है मेरे को, तो मैं वो ट्रायल एंड एरर करके दिखाऊंगा। FM में तो 10-12 प्रॉब्लम है, बट हमको लीज में एक ही क्वेश्चन करना है, उसका एक शॉर्टकट है, मैं बोल दूंगा, खत्म हो जाए। क्लियर ऑन इट। तो ये IRR पे होगा। तो सबसे पहला तो लेसर है, उसके लिए वो IRR है, लेकिन लेसर तो IRR बोल दिया, व्हाट अबाउट द लेसी, उसको मालूम है कि लेसर का IRR क्या है? हाँ, ये मालूम पड़ेगा कि लेसर ने कितना टके से कमाया उससे, नहीं मुझे नहीं मालूम है। मालूम पड़ गया तो 15% लेगा, नहीं मालूम पड़ा तो सेकंड ऑप्शन क्या है, ये पता लगाएगा कि मेरे जैसा लोग अगर बैंक से लोन ले रहे तो कितने टके पे मिलेगा। व्हाई एम आई सेइंग मेरे जैसे लोग बैंक पे लोन लेने जा रहे हैं, विल द रेट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? यस, आजकल तो बहुत कॉमन है, क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए सिबिल स्कोर, सुना है क्या आपने? नहीं सुना, पढ़ा है आपने? बहुत फाइनेंस मालूम है, चलो गुड। तो सिबिल स्कोर जो है, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दैट इज व्हाई सेकेंड चॉइस। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं उतना ही बता रहा हूं, तो आपको लगे अननेसरी ज्ञान का बात, कुछ नहीं, nothing extra is being spoken, what is required for your understanding I'm telling only that much, because that itself is very sufficient enough। क्लियर है? तो क्या बोला मैंने, लेसर के लिए क्या है, what is IRR? Internal rate of, what is the internal rate of return? The return at which risk and reward matches. What is risk? The amount I have invested. What is reward? The inflow I am getting. So outflow को मैच कर रहा है इनफ्लो के साथ। लेसी के लिए क्या है, चांस मिला तो IRR। What is the meaning चांस मिला तो IRR? If he is able to find out कि भाई ये लेसर जो है कितने टके पे कमाता है, वो ले लेगा वो। अब टाटा मोटर्स इज ए लिस्टेड कंपनी, तो उसका IRR ढूंढना इजी है। मेरा चार्टर्ड को बोलेगा भाई चला जा भाई, टाटा का वेबसाइट में चले जा, उसका बैलेंस शीट निकाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल, IRR निकाल दे, कौन सा बड़ा बात है? नहीं तो फिर आपके दिमाग में ये डाउट आएगा ना, ऐसा कैसे लेसर का मालूम पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी है, ओपन सीक्रेट है, इजी। अच्छा नहीं है, मालूम पड़ा मेरा घर के नीचे मोटर वाला है, वो तो लिस्टेड नहीं है, उसका IRR तो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या, दूसरा ऑप्शन क्या बोला मैंने, what is the incremental borrowing rate at which the lessee can get the loan? Incremental borrowing rate at which the lessee can get the loan, वो मेरा इंटरेस्ट रेट बनेगा। दोनों कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझा आपको? प्रैक्टिकल समझा कि नहीं समझा? सो ये लाइंस रीड करते वक्त ये एग्जाम्पल यूज करना, नहीं तो ये सब बाउंसर जाएंगे, खुद भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजंस है। क्या लिखा अभी पढ़ो, इम्प्लीसिट वर्ड देखो, इम्प्लीसिट इज इम्प्लाइड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बोल रहे हैं, अंडरस्टूड इन द लीज, क्या है वो, डिस्काउंटिंग। व्हाई दे आर यूजिंग द वर्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर? बिकॉज वो रेट वापर के ही प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले हैं। अरे वो टिंगली किया था ना, 1 + 10%, 1.1, हाँ सही है। क्या लिखा है, यूजुअली डू नॉट कंटेन,
इंपॉर्टेंट। तो लीज एग्रीमेंट से नहीं मिलेगा, तो क्या लिखा है? द इंटरेस्ट रेट वुड बी इनफर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफर्ड? कंक्लूडेड, would be concluded in the order, order में choice 1 choice 2 है। what is choice 1? lesser's internal rate of return, IRR, that is the actual rate earned by the lessor. If above is not possible, the lessee's incremental borrowing rate is taken. It is the rate the banker would charge in case the lessee were to borrow। easy सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी लिखा दिया। पर ये जो शब्द है जो आप आज पढ़ रहे हो, आप आगे बहुत सालों तक पढ़ोगे, हर एक वर्ड बहुत सालों तक यूज होगा। एंड अगर आपने इसको परमानेंटली याद कर रख लिया तो काफी पैसे भी बनाओगे। ग्रीन ग्रीन, थैंक यू वेरी मच। पॉइंट नंबर 7, हेडिंग दे दो, इंटरेस्ट रेट implicit in the lease। interest rate implicit in the lease। implicit मतलब understood, implicit implied understood, ब्रैकेट डिस्काउंटिंग फैक्टर। हर एक वर्ड क्यों यूज हो रहा है समझ के करो, ब्रैकेट क्लोज्ड, अंडरलाइन नेक्स्ट लाइन। लीज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट usually, lease agreement usually do not contain rate of interest। full stop, next line। this interest rate would be inferred, this interest rate would be inferred, inferred मतलब concluded in the following order, in the following order of preference। ऐसे वर्ड है देखो, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। AS 19 बोलता है यही ऑर्डर में देखने का, अगर पहला वाला है तो दूसरा वाला नहीं करने का। चॉइस नहीं दे रहा है, तेरे को क्या चाहिए, चॉइस नहीं दे रहे हो, बुफे नहीं है, अला कार्टे हो, जो दिया खा ले। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, राइट डाउन। सब पॉइंट ए, लेसर्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, लेसर्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ब्रैकेट IRR, lesser's internal rate of return, bracket IRR, bracket closed, that is the actual rate earned by the lessor, that is the actual rate earned by the lessor। full stop। sub point B, if the above is not possible, underline the word above not possible, above is not possible, underline the word above not possible, comma, then the lessee's incremental borrowing rate, then the lessee's incremental borrowing rate is taken, incremental borrowing rate is taken।
full stop. Next line. It is the rate. It is the rate the banker would charge. It is the rate the banker would charge. Would charge in case the lessee were to. In case the lessee were to borrow. Lessee were to borrow. Lessee were to borrow from the bank. Lessee were to borrow from the bank. क्लियर है दादा? यस और नो? एक 2 मिनट रीड कर लो, कोई डाउट है पूछ लीजिए आप. 2 minutes टाइम, जस्ट हैव अ ग्लांस. सब नए नए टर्म्स है आपके लिए, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए. कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. रिफंडेबल डिपॉजिट का एग्जाम्पल. आप जगह लेने को, मैं आपके इधर जगह लेने को आया, आपका घर भाड़े पे लेने को आया, तो आप बोल रहे हैं सर भाड़ा 20,000 रुपया. मैं बोला ठीक है दे दूंगा. अब बोला लेकिन 50,000 डिपॉजिट भी देना पड़ेगा. डिपॉजिट ठीक है, आपका घर ले रहा हो ना, तो आपको डर है मैं आपका नल तोड़ दिया. हाँ तो फिर हाँ, मैं आपका नल तोड़ दिया, फैन तोड़ दिया, खिड़की तोड़ दिया, तो क्या? हाँ. तो बोल रहा है सर आप सर है बट 50,000 लगेगा. कल कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं काट दूंगा पैसा वहां से. गड़बड़ नहीं हुआ तो मैं आपको पूरा दे दूंगा. बढ़िया. या बोलिए कुछ डाउट? डाउट डिफिकल्टी? क्लियर है सबको? ओके चलो, हैव अ गुड ब्रेक. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.